हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, जो कि हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। दोस्तों, यह वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए बनाई गई है। तो अगर आप भी पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो पेट सिलेबस पर आधारित है। दोस्तों, इस वीडियो में पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों का चार्टर दिया गया, जिसे बाद में राजा जेम्स प्रथम ने अनिश्चितकालीन कर दिया। दोस्तों, इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे उस पर भी हम आगे बात करेंगे। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का चार्टर दिया था। कितने वर्षों का? 15 वर्षों का। बाद में इसे किसने अनिश्चितकालीन कर दिया? राजा जेम्स प्रथम ने। अगला पॉइंट है, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आधिकारिक रूप से अकबर के नाम से संबोधित पत्र फैक्ट्री खोलने की इजाजत लेकर आया था। दोस्तों, 1608 ईस्वी में भारत कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। किस लिए आया था? आधिकारिक रूप से अकबर के नाम से एक पत्र लेकर आया था। मतलब अकबर के नाम से एक पत्र लिखा था फैक्ट्री खोलने के लिए, मतलब कि उसको इजाज़त चाहिए थी फैक्ट्री खोलने के लिए। आप ये इम्पोर्टेंट है, आपके लिए याद रखिएगा कि वो किस जहाज़ से आया था। हेक्टर नामक जहाज़ से आया था। दोस्तों, यह प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। किंतु 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। और ये कब आया था? 1608 ईस्वी में। जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अकबर का उत्तराधिकारी बनता है जहांगीर। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है, जिससे जहांगीर ने तुर्की भाषा में बात की थी। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जहांगीर ने तुर्की भाषा में किससे बात की थी? कैप्टन हॉकिंस से। फिर उसके बाद जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इग्लिस खान की उपाधि दी थी। इग्लिस खान की उपाधि किसे दी थी? कैप्टन हॉकिंस को किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। दोस्तों, ये सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद 1615 ईस्वी में थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर भारत आया और 3 साल तक भारत में रहा। दोस्तों, 1615 ईस्वी में भारत कौन आया था? थॉमस रो आया था ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर, और 3 साल तक भारत में रहा था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से, जो उनकी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से थी, 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की, सूरत में खोली। फिर उसके बाद 1613 ईस्वी में इसे अस्थायी बना दिया। मतलब पहले अस्थायी थी, फिर इसके बाद इसे अस्थायी बना दिया। दक्षिण में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम नामक स्थान पर 1611 ईस्वी में स्थापित की थी। पूरब में 1651 में बालसोर, जो कि उड़ीसा का एक स्थान है, वहां पर स्थापित की थी। 1632 में गोलकुंडा के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र में सुरक्षा तथा व्यापारिक रियासतों की सुविधा दी थी, जिसे कंपनी हेतु सुनहरा फरमान कहा गया। दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सुनहरा फरमान किसे कहा गया? गोलकुंडा के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र में, जो उनका क्षेत्र था, वहां पर सुरक्षा और व्यापारिक रियासतों की सुविधा दी थी, जिसे कंपनी के लिए सुनहरा फरमान कहा गया। फिर उसके बाद 1717 में मुगल सम्राट, जिसका नाम है फरुख सियर ने अंग्रेजों को अत्यधिक रियासतों वाला फरमान दिया था, जिसमें बंगाल में क्या दिया था? फरमान, यानी कि सुविधा दिया था, जिसमें बंगाल में उनको व्यापारिक सुविधा दिया था। फिर उसके बाद बंबई में अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए सिक्कों को, जो सिक्के अंग्रेज जारी किए थे, उनको मान्यता प्रदान की गई। और हैदराबाद में क्या हुआ? अंग्रेजों की स्वायत्तता स्वीकारी गई। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। दोस्तों, ये सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जॉन चाइल्ड, यानी कि जॉन का बच्चा, जब बंबई का गवर्नर था, तो मुगलों के व्यापारिक जहाजों को लूटने के आरोप में 1686 में औरंगजेब की सेना ने उसे दंडित किया। दोस्तों, औरंगजेब की सेना ने 1686 में जहाज लूटने के आरोप में किसे दंडित किया था? मतलब किसे दंडित किया था? जॉन के बच्चे को, यानी कि जॉन चाइल्ड को। अगला पॉइंट है, पुर्तगाली शासक ने ब्रिटेन के राजा, जिनका नाम है चार्ल्स द्वितीय, ने
दीति को बम्बई दहेज में दे दिया था। पुर्तगाल शासक ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स दीति को बम्बई दहेज में दे दिया था और चार्ल्स दीति ने 1667-68 में बम्बई के 10 पौंड, यहाँ पे पौंड होगा, चौंड नहीं होगा, पौंड होगा, 10 पौंड प्रति वर्ष, मतलब पौंड उनके सिक्के का नाम था, 10 पौंड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 10 रुपया, फिर 10 टका, ऐसे 10 पौंड था, 10 डॉलर, उसी तरह उनका 10 पौंड था, 10 पौंड प्रति वर्ष, यानी 1 साल के लिए लीज पर, लीज का मतलब होता है किराए पर कंपनी को दिया था। कलकत्ता की स्थापना अंग्रेजों ने 1698 में तब की जब उन्हें सुल्तानाती गोविंदपुर व कालीकोट की जमींदारी प्राप्त हुई, तब कलकत्ता की स्थापना की थी अंग्रेजों ने। अपनी शक्ति मजबूत करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन देखा गया। वह सिर्फ व्यापारिक संस्था न रहकर भारतीय राजनीति में कदम रखने लगी। दोस्तों, जब धीरे धीरे अंग्रेजों की शक्तियां बढ़ने लगी तो उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी नीति में परिवर्तन होने लगा। पहले तो वो भारत सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो भारत के राजनीति में भी घुसने लगे। बंगाल के सूबेदार, जिसका नाम है शाह सुजा, इसके द्वारा दिए गए एक शाही फरमान द्वारा 1655 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। दोस्तों, बंगाल का एक सूबेदार था जिसका नाम है शाह सुआ। इसने एक फरमान जारी किया था, जो इसका शाही फरमान था। उसमें ये कहा गया था कि अंग्रेज 3000 रुपये 1 साल का कर देकर उसके बदले में बंगाल में व्यापार, अधिक मात्रा में व्यापार कर सकते हैं। विलियम हेजेस बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? विलियम हेजेस था। फिर क्या होता है, 10 फरवरी 1691 को जॉन चार्नॉक ने सूतनारी में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की थी। 10 फरवरी 1691 में जॉन चार्नॉक ने सूतनारी में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की थी। फिर उसके बाद औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पटना और कासिम बाजार के अंग्रेज कंपनी के कर्मचारी को बंदी बना लिया। किसने? औरंगजेब ने 1701 में ऐसा किया था। बंगाल के शाइस्ता खान ने अंग्रेजों के बारे में क्या कहा है? दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यह नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। दोस्तों, प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा, प्रश्न आपको दे देगा कि यह नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? फिर 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपका एक ऑप्शन रहेगा शाइस्ता खां, यही सही होगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद कंपनी अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। 3000 रुपये जब वार्षिक कर देने लगे अंग्रेज, तब कंपनी उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क, जो सीमा का शुल्क लगता है, उसे मुक्त कर दिया गया। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने का अधिकार मिल गया। कलकत्ता के जो आसपास के 38 गांव थे उनको खरीदने का जो है अधिकार मिल गया। बंगाल में सिराजुद्दौला के नवाब बनने से असंतुष्ट गुट, जब बंगाल में सिराजुद्दौला नवाब बना तो उसके नवाब बनने से जो असंतुष्ट गुट थे उनका निर्माण होने लगा तथा सिराज के युवा उत्साह ने प्रशासनिक सुधार के क्रम में पुराने लोगों को प्रशासन से हटाकर नए वर्ग की नियुक्ति कर दी। जब ये वहाँ का नवाब बना, इसने जो पुराने प्रशासनिक थे उनको हटाकर नए की नियुक्ति कर दी, जिससे असंतुष्ट का मोर्चा और मजबूत हो गया। जो इससे संतुष्ट नहीं थे उनका मोर्चा और मजबूत हो गया। अंग्रेजों को किलेबंदी की मनाही का आदेश दिया, किंतु जब अंग्रेज नहीं माने तो वहां आक्रमण कर अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप, दोस्तों याद रखिएगा, फुल्टा द्वीप से भगाने को विवश किया। किंतु बाद में जब क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी दक्षिण से बंगाल आ पहुंची तो अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया और बेबस होकर सिराज को 1757 में अलीनगर की संधि करनी पड़ी। दोस्तों, अंग्रेजों को किलाबंदी करने से मना किया गया, लेकिन जब वो नहीं माने तो वहां पर आक्रमण कर अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप से भगाने को विवश कर दिया। मतलब अंग्रेज वहां से भागने लगे। किंतु जब क्लाइव आया उसके नेतृत्व में
कुछ सैन्य टुकड़ी लेकर आया, मतलब अपनी सेना की कुछ टुकड़ी लेकर आया। उसके बाद अंग्रेजों का पलड़ा भारी होने लगा। फिर बाद में बेबस होकर सिराज को 1757 में, यानी कि सिराजुद्दौला को 1757 में अलीनगर की संधि करनी पड़ी। हालवेल नामक अधिकारी ने ब्लैक होल की घटना का उल्लेख किया। दोस्तों, ब्लैक होल की घटना का उल्लेख किसने किया है? हालवेल नामक अधिकारी ने, जिसके अनुसार सिराज ने कलकत्ता पर आक्रमण के समय ब्रिटिश नागरिकों को एक कोठरी में बंद कर उन्हें मृत्युदंड जैसी सजा दी थी। किसको दी थी? ब्रिटिश नागरिकों को एक कोठरी में बंद किया, उनको मृत्युदंड जैसी सजा दी थी। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराज को शिकस्त देकर अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और उसके बदले में 24 परगना की जमींदारों और अन्य आर्थिक लाभ अर्जित किए। दोस्तों, जब प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 में, तो सिराजुद्दौला को शिकस्त देकर, यानी उसको हराकर, अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और उसको नवाब बनाने के बदले में 24 परगना की जमींदारों और अन्य आर्थिक लाभ अर्जित किए उससे। किससे? मीर जाफर से। जब मीर जाफर अधिक लाभदायक प्रतीत नहीं हुआ, जब मीर जाफर से अधिक फायदा अंग्रेजों को नहीं हुआ, तब उन्होंने 1760 में उसे गद्दी से उतारकर मीर कासिम को नवाब बनाया। किंतु प्रशासनिक अनुभव के कारण, मीर कासिम को काफी प्रशासनिक अनुभव था, उसके कारण मीर कासिम जल्दी ही समझ गया कि अंग्रेजों को रुचि केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति से, मतलब वो समझ गया कि अंग्रेज केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति में, इसीलिए उन्होंने मुझे नवाब बनाया है। और दस्तक के दुरुपयोग के प्रश्न पर दोनों में मनमुटाव हो गया, अंग्रेजों और मीर कासिम में। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कलकत्ता से मुंगेर स्थानांतरित की, तो 1763 में उसे नवाब के पद से हटा दिया गया। मीर कासिम जब अपनी राजधानी को कलकत्ता से हटाकर मुंगेर में स्थानांतरित किया, वहां पर अपनी राजधानी बनाया, तो 1763 में उसे नवाब के पद से हटा दिया गया। इसी बीच अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट आलम शाह द्वितीय व मीर कासिम का एक त्रिगुट तैयार हुआ। त्रिगुट का मतलब तीनों लोगों का एक गुट तैयार हुआ। और 1764 में बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो, अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था बक्सर के युद्ध में? हेक्टर मुनरो। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की छोटी सेना ने उस त्रिगुट को हराकर प्लासी के युद्ध के निर्णय की पुष्टि कर दी। दोस्तों, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव, अवध के नवाब व शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई और मुगल सम्राट से अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी का अधिकार मिला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय में 20 जून 1756 ईस्वी में काल कोठरी ब्लैक होल की घटना घटी। अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए निजामत का अधिकार नवाब के पास रहने दिया और दीवानों का अधिकार अपने हाथों में ले लिया और 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में इस तरह द्वैत शासन बना रहा। मतलब द्वैत शासन यानी दोनों का शासन, निजाम का अधिकार और दीवानों का, यानी द्वैत शासन। प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। दोस्तों, ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे लिखिएगा कि प्लासी के युद्ध के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है? मीर जाफर को कहा जाता है, क्योंकि इसने ही अंग्रेजों को सबसे अधिक लाभ कराए थे। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था मीर जाफर, या बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में क्लाइव और मुगल बादशाह के बीच हुई थी और इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी, वो 1765 में क्लाइव और अवध के नवाब के बीच हुई थी। दोस्तों, इलाहाबाद की संधि भी काफी ज्यादा पूछी जाती है। अब हम प्रश्न उत्तर के बारे में देखेंगे। दोस्तों, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उन सभी को हम देखेंगे। दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे, समय नहीं लगाएंगे इसमें।
भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कहां पर पहुंचा था? 1498 ईस्वी में पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बना। इसके बाद वायसराय कौन बना? 1509 में बना अल्फांसो द अल्बुकर्क। नाम भी बड़ा अच्छा है। अल्बुकर्क ने गोवा को कब व किससे जीता? दोस्तों 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने गोवा को जीता। इसीलिए हमें भारतवासी कहा जाता है। नाम देख लीजिए, नाम से ही पता चल जाएगा कि हमारा देश सच में बहुत महान है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? कोचीन में। दोस्तों मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे देश में ऐसा सबका नाम रहता है कि कोई भी आराम से ले सकता है, लेकिन इन लोगों का ऐसा टेढ़ा नाम रहता है ना कि पहले सोचना पड़ता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए नाम लेने में। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? अब इनका ही नाम ले लीजिए, कार्नेलिस डड हस्तमा। कौन था? कार्नेलिस डड हस्तमा 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। इंग्लैंड की रानी जिनका नाम है एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे देश की रानी रहती तो रानी दुर्गावती, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और भी बहुत सारे ऐसे नाम है, ऐसा नाम मिलता है। इनका नाम है एलिजाबेथ। प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब दिया था? दिसंबर 1600 ईस्वी में। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वो था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किसके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में गया था? 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में। सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में कब भेजा था? 1615 में। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ? दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था ना कि उनको दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ था। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने के पश्चात। कलकत्ता जिसका नाम वर्तमान नाम कोलकाता है, नगर की स्थापना की नींव किसने डाली थी? जॉन चार्नोक ने डाली थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसने स्थापित की? सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो ने स्थापित की थी। पांडिचेरी की स्थापना कब और किसने की? 1664 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? 1761 ईस्वी में। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगालियों ने। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों द्वारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? पेरिस की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? दोस्तों ये प्रश्न भी आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। जहांगीर ने किस अंग्रेज राजदूत को खान की उपाधि दी थी? कैप्टन हॉकिंस को, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी था राल्फ फीच। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? दोस्तों मुंबई जो है वो द्वीप पर स्थित है या निर्मित है। कौन से द्वीप पर? सॉल्सेट द्वीप पर। आप हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, इस पे मैं लिख नहीं पाती हूँ अच्छे से। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम सेकंड ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने की थी। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? उस समय भारत का बादशाह अकबर था।
किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? 1954 ईस्वी में। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? शाइस्ता खान ने। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किस फ्रेंच गवर्नर को नवाब की पदवी दी थी? डुप्ले को। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहां का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती प्रारंभ की थी? तंबाकू की। जो तंबाकू होता है ना, उसकी खेती सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? पालखेड़ा के युद्ध के बाद मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। सगोला की संधि कब हुई थी? 1750 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था? वो था बंगाल। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? 1757 ईस्वी में अंग्रेजों की सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज का जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था और इस युद्ध में उसकी पराजय हुई। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का शासक कौन बना? मीर जाफर बना। मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर कासिम बना। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? दोस्तों 1664 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के बीच हुआ था। अंग्रेज थे और इधर से कौन कौन था? मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों को, इधर से 3 लोग थे, त्रिगुट था और उधर से अंग्रेज, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।